हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग प्रदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। उम्मीद करता हूँ आप घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। तो फालतू की बातों को छोड़ करके हम आते हैं मुद्दे की बात पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हमने लास्ट वीडियो में गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ भी लिया था, और वो क्या था? हमने लास्ट में वीडियो में पढ़ा था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी हमने समरूप आवेशित गोलीय कोश लिया था और उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम एक और अनुप्रयोग लेने वाले हैं, लेकिन इस अनुप्रयोग में हम समरूप गोलीय कोश की जगह समरूप आवेशित अचालक गोला लेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी आज हम क्या करने वाले हैं, एक समरूप आवेशित अचालक गोला लेने वाले हैं और उस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। कहां कहां पर? जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु गोले की सतह के बाहर हो सकता है, गोले की सतह पर हो सकता है और गोले की सतह के अंदर हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। कभी भी ऐसे टॉपिक में आपको टॉपिक स्टार्ट करने में दिक्कत होती है तो आप लोग हमेशा आदत डाल लीजिए, आप बार बार टॉपिक को पढ़िए और जो टॉपिक में बोला गया है उसी के आधार पर आप क्या कीजिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आप टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे, स्टार्टिंग में भूलेंगे नहीं और रटना भी नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए, ऐसा ही मैं करने वाला हूँ, टॉपिक के हिसाब से ही चलने वाला हूँ। तो देखिए, टॉपिक में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। यानी सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स क्या लेना चाहिए, एक अचालक गोला लेना चाहिए। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूं। देखिए, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। ये मेरे पास कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक अचालक गोला है। इसका केंद्र मैं मान लेता हूं O। ठीक है। अब देखिए, क्या गोला अचालक ही रहना चाहिए था बस? नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला। ये जो गोला है, अचालक जो गोला है, ये समरूप आवेशित होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको समरूप आवेशित बनाने के लिए Q आवेश एक समान रूप से फैला देंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये चालक गोला होता तो ये जो आवेश है ये इसकी सतह पर एक समान रूप से फैलता। चालक गोला है तो हम इस आवेश को इस गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला देंगे। तो हम क्या कह देंगे, मान लीजिए ये आवेश जो है इसके संपूर्ण आयतन में क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, क्या बन गया ये? अब ये बन गया समरूप आवेशित अचालक गोला। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दे रखा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमें क्या करना है, हमें इस समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो सतह के बाहर हो सकता है, सतह पर हो सकता है और सतह के अंदर हो सकता है। तो कहां पे लेंगे हम पहला लेते हैं टॉपिक के हिसाब से सतह के बाहर। यानी जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहां पर हम ले लेते हैं, सतह के बाहर ले लेते हैं। देखिए, सतह के बाहर यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, वो हमारी चॉइस के हिसाब से हम कहीं पे भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक P पॉइंट ले लिया। ये वो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। अब देखो, इसके केंद्र से और यहां तक की कोई ना कोई तो दूरी होगी।
तो मैं इस दूरी को स्मॉल r मान लेता हूं। मैं इस दूरी को क्या मान लेता हूं स्टूडेंट्स? स्मॉल r। यानी मैं कह देता हूं कि ये बिंदु P है, ये इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने एक पहले अचालक गोला लिया है, उसके आयतन में q आवेश को एक समान रूप से फैलाया है। फिर हमने वो बिंदु लिया है जिससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके दिमाग में झट से एक बात आती है, और वो क्या आती है? उनको लगता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सर ने तो पिछले चैप्टर के अंदर तीव्रता के दो फॉर्मूले बताए थे, E वेक्टर बराबर में F वेक्टर अपॉन Q नॉट और E बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इन फॉर्मूलों का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचना आपको, यहां पर जो तीव्रता निकालनी है वो गाउस की प्रमेय का उपयोग करके निकालनी है। और आप ध्यान दीजिए, गाउस की जो प्रमेय है वो किसी बंद पृष्ठ के फ्लक्स का मान बताती है। यानी यहां पर गाउस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। यानी इनकी जरूरत हमें नहीं है, यहां इसके द्वारा कर ही नहीं सकते, यही चीजें हम निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? गाउस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए हम बंद पृष्ठ बनाएंगे। बंद पृष्ठ यानी गाउसियन पृष्ठ। देखो, गाउसियन पृष्ठ अलग अलग आकृति का हो सकता है, गोलाकार, बेलनाकार, ये वस्तु के हिसाब से ये आकृति बदल जाएगी हमारे पास। तो हम यहां पर एक O केंद्र को केंद्र मान, यहां इसके O केंद्र को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसियन पृष्ठ ले लेंगे। ये हमने क्या किया? गोलीय गाउसियन पृष्ठ ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ हमने खींचा है, इसका हम फ्लक्स निकालेंगे। एक बार तो निकालेंगे फाई बराबर में इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर फॉर्मूले से, और एक बार निकालेंगे फाई बराबर में सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 से। यानी हम इस गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स कितनी बार निकालेंगे स्टूडेंट्स? 2 बार निकालेंगे। तो फिर दोनों की हम क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। जब हमारे पास दोनों का फ्लक्स आ जाएगा, मतलब इसका 2 बार फ्लक्स आ जाएगा, तब हम इनकी दोनों की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। जैसे तुलना करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा? इसकी तीव्रता आ जाएगी जो हम निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक बार के लिए मैं वापस से आपको याद दिला देता हूं, किसी भी गाउस के प्रमेय के अंदर आप प्रमेय के अनुप्रयोग में ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले टॉपिक के हिसाब से आपको क्या करना है? वस्तु लेनी है जो भी है, फिर उसे एक समान रूप से आवेशित करना है। फिर आपको वो बिंदु लेना है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आपको गाउस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए बंद पृष्ठ बनाना है, और जब बंद पृष्ठ आ जाए उस बंद पृष्ठ का 2 बार फ्लक्स निकालना है इन दोनों फॉर्मूलों से, और जब फ्लक्स आ जाए तो उनकी तुलना कर देना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं यही करने वाला हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं? मेरे पास ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का मैं फ्लक्स निकालने वाला हूं पहले इस फॉर्मूले से। देखिए, इस फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ हमारा है, इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में यानी अल्पांशों में बांटना पड़ेगा। तो मैं बांट लेता हूं। माना यह गोलीय गाउसियन पृष्ठ छोटे छोटे अल्पांश dA वेक्टर में बटा हुआ है, और उनमें से जो एक अल्पांश है वो कहां पे है? P बिंदु पर मान लिया मैंने। स्टूडेंट्स यहां पर बच्चे कई बार गलती करते हैं। वो ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जो टुकड़े हम बना रहे हैं वो जो वस्तु हमने ली है उसके बनाए। ऐसा नहीं है। इधर यहां हमने किसका बनाया? जो गाउसियन पृष्ठ हम खींचेंगे, चाहे वो किसी भी आकृति का हो, उसके टुकड़े यानी उसके अल्पांश लेने पड़ेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस एक अल्पांश का फ्लक्स निकालेंगे,
फिर उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरे गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे आता है डीए वेक्टर अल्पांश का फ्लक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अल्पांश का फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, डी फाई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर होती है। ये हमारे पास हो गई बाहर की ओर डायरेक्शन, और ये जो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश है इसकी डायरेक्शन भी हम बाहर की ओर मान लेते हैं। और जब दो चीजों की डायरेक्शन एक जैसी होती है, सेम होती है, तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान यहां पर कितना होगा भाई, 0 डिग्री। तो देखो यहां पर जब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान हम इधर कितना रख देंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी फाई बराबर में ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और स्टूडेंट्स आपको पता है कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और अब हम यहां पर कोस 0 डिग्री का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। जब हम इसका मान 1 रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा डी फाई बराबर में ई डी ए, और इक्वेशन कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी ये हमने इस अल्पांश का फ्लक्स निकाल लिया। अरे क्या हमें इस अल्पांश का फ्लक्स निकालना था क्या, नहीं ना, हमें क्या करना था, हमें तो इस पूरे गोलीय गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स निकालना था। तो देखिए पूरे का निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो dx का समाकलन क्या होता है, x। तो डी फाई का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाई हो जाएगा। तो फाई बराबर में e बाहर ले लिया, क्योंकि अवकलन या समाकलन करते समय नियत राशि कहां जाती है, बाहर। और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, dA। अब dA देखिए, dA क्या है, अल्पांश है, और इंटीग्रेशन का मतलब है सारे अल्पांशों को जोड़ दिया गया। तो देखिए सारे अल्पांशों को यानी सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या ये वस्तु बनेगी, नहीं। क्या बनेगा, तो ये गाउसियन पृष्ठ बनेगा, क्योंकि टुकड़े हमेशा ध्यान रखना हम किसके बनाएंगे, गाउसियन पृष्ठ के बनाएंगे। तो हमारे पास सारे टुकड़ों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। और ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने स्टूडेंट्स लिया है, आप याद कीजिए कैसा है, गोलाकार। यानी हमें इसका मतलब हमें यहां पर क्या लेना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। चूंकि आपको इंटीग्रेशन डीए बराबर में गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, तो वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर रख दूंगा इसको, क्या आ जाएगा, फाई बराबर में ई का ई, और इंटीग्रेशन डीए की जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये समीकरण हो गई 2। और समीकरण 2 हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स, ये हमें बताती है इस पूरे गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हमने इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का एक बार फ्लक्स निकाल लिया। क्या एक बार ही फ्लक्स निकालना है क्या, नहीं, कितनी बार निकालना है, 2 बार। तो दूसरी बार फिर निकालेंगे। ये जो गाउसियन पृष्ठ हमारा है इसका दोबारा से फ्लक्स निकालेंगे हम, लेकिन अब की बार किससे निकालेंगे, गाउस की प्रमेय से। तो क्या लिखूंगा मैं, गाउस की प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय से क्या आ जाएगा, गाउस की प्रमेय से कोई भी बंद पृष्ठ है उसका फ्लक्स का मान यही आता है स्टूडेंट्स, फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। स्टूडेंट देखिए एप्सिलॉन 0 का मान तो फिक्स होता है, लेकिन यहां पर सिग्मा क्यू का मान हमने कितना लिया है, क्यू, यानी इसके अंदर हमने कितना आवेश फैला है, क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा क्यू बराबर में क्यू। तो क्या लिखूंगा मैं, फाई बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और समीकरण कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये एक बार और निकाल लिया।
अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो गाउसियन पृष्ठ है इसका फ्लक्स हमने कितनी बार निकाल लिया, 2 बार निकाला। एक बार तो हमारे पास समीकरण 2 हमें बताती है और एक बार हमारे पास कौन सी समीकरण बता रही है, समीकरण 3 बता रही है। अब भाई हमने 2 बार फ्लक्स निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, आता है समीकरण 2 है 3 से, 2 और 3 से देखिए इधर क्या है, E4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा E4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E वेक्टर से। तो हम E को इधर रख लेंगे और 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं स्टूडेंट्स बताना, E बराबर में Q अपॉन क्या लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये क्या है एप्सिलॉन 0। क्या मैं इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिख दूं, तो मैं इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं इसे लिखूंगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, आगे ऊपर क्या है Q और नीचे कितना है, क्या बचा था आर स्क्वायर। ये मेरे पास आर स्क्वायर हो गया। और मैं इसे सदिश रूप में लिखना चाहूं तो यहां वेक्टर लगा दूंगा और यहां एकांक सदिश लगा दूंगा। एकांक सदिश में क्या होता है, किसी पर भी आप कैप लगा दो, टोपी लगा दो, उसका मान एकांक हो जाएगा और वो एकांक सदिश बन जाएगा और वो क्या दर्शाएगा, दिशा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने इस समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण सतह के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। ओके, तो ये हमारे पास समीकरण कितनी हो गई, 4 हो गई। अब स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बताती है, ये कहती है, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रही है कि E जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इस गोले से इस बिंदु को जितना दूर ले जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही घटती जाएगी और जितना पास आएगा उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो स्टूडेंट्स गौर से आप देखिए ये जो डेरिवेशन आपके सामने है, ये पूरी डेरिवेशन आप गौर से देखिए। गोलीय कोष वाला जो टॉपिक आपका है, वो गोलीय कोष वाला जो टॉपिक है, उस गोलीय कोष वाले टॉपिक को अगर आप मिलाओगे तो पूरा एज इट इज मिलेगा, आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे ऐसे टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे। सिर्फ क्या बदलाव मिलेगा, यहां पर मैंने आयतन में एक समान रूप से आवेश फैलाया है, चूंकि वो चालक गोला है तो उसमें आवेश कहां पर मिलेगा, सतह पर मिलेगा। इसके अलावा कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें अचालक गोले के अंदर इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम Q का मान रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको Q आवेश को हमने इसके आयतन में फैला रखा है ना। तो देखिए मैं इसको हटा करके थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स आपको एक बात पता है, और क्या पता है, आयतनीय आवेश घनत्व पता है आपको। आयतनीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर में Q अपॉन V। ये मैंने स्टूडेंट्स पहली वीडियो में बताया भी है। तो V आयतन, अब देखिए आयतन आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसका लेंगे, गोलीय कोष का लेंगे या गोले का लेंगे। तो आप बताओ ये जो आवेश है आपने गोलीय कोष में फैलाया है कि गोले में फैलाया है, सॉरी गाउसियन पृष्ठ में फैलाया है, आपने गाउसियन पृष्ठ में फैलाया है या गोले में, आपने तो गोले में फैलाया है। तो आयतन किसका लेना चाहिए, गोले का लेना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां लिखेंगे रो बराबर में Q अपॉन 4/3 पाई। अब आर कैपिटल लेंगे कि स्मॉल लेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे कैपिटल आर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गोले का आयतन लेना है और गोले की त्रिज्या मैंने क्या मानी है, कैपिटल आर। ये हो गया। अब देखो हमें रो का मान चाहिए कि क्यू का, क्यू का, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू बराबर में रो और ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान मैं यहां ऊपर रख दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा
ई वेक्टर बराबर में बोलो 1/4πε0 क्यू की जगह मैं लिख देता हूं रो 4/3 पाई आर क्यूब बटा स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा। देखिए तो मैं क्या लिखूंगा, ई वेक्टर बराबर में देखिए रो बचा और नीचे 3 बचा और ये एप्सिलॉन 0, यहां देखिए कैपिटल आर क्यूब और यहां आर स्क्वायर और आर कैप, और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 5। स्टूडेंट्स देखिए अचालक गोले के कारण, किसके कारण? अचालक गोले के कारण सतह के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समीकरण 4 भी दर्शाती है और समीकरण 5 भी दर्शाती है। ये आप ध्यान रखेंगे और इन फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल के लिए भी आप याद रखेंगे। तो ये था हमारे पास इसका पहला भाग जो हमने सोल्व कर लिया। इस भाग में हमने क्या सोल्व किया है? अचालक गोले के कारण सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास ऐसा हो जाए कि आपसे कोई ये कह देता कि जो बिंदु आपने गोले की सतह के बाहर लिया है वही बिंदु गोले की सतह पर ले लो और फिर तीव्रता ज्ञात करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट्स, वैसे आपको अगर ये तीनों टॉपिक एक साथ पूछे जाते हैं तो छोटा सा हिस्सा लिखना है, और वो क्या करना है देखो। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया अचालक गोला, ये इसकी कैपिटल आर त्रिज्या हो गई, ये इसमें हमने क्यू आवेश एक समान रूप से फैला दिया। अब स्टूडेंट्स हमें जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु कहां पर लेना है? वो लेना है हमें इसकी सतह पर, ये हमने ले लिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, आपको गाउसियन पृष्ठ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोला और गाउसियन पृष्ठ दोनों की सतह कहां पर हो गई? एक ही जगह हो गई। तो हम यहां पर क्या लिखें? डी ए वेक्टर और यहां पर ई वेक्टर। ठीक है, ये हम आर ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर गौर से आप देखोगे तो यहां पर जो स्मॉल आर मैंने लिया है, यानी ओ बिंदु और पी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर हो गई। जब बिंदु सतह पर होगा तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। क्या लिख देंगे हम? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। देखिए हम क्या करते हैं, जब सतह वाला केस होता है तो स्मॉल आर किसके बराबर लिख देते हैं? कैपिटल आर के बराबर। अब देखो ये जो दो इक्वेशन है ये हमें सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं। इसमें और इस केस में क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि इनमें जहां पर स्मॉल आर आया है वहां पर हम क्या कर देंगे? कैपिटल आर कर देंगे। तो देखिए ई वेक्टर बराबर में बोलो 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, और यहां लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो हो गया हमारे पास ये, इसके आधार पे तो हमने ये लिख लिया। अब इसके आधार पे हमें लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? या ये देखो इसको चेंज करूंगा मैं, ρ/3ε0, यहां कैपिटल आर क्यूब बटा स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो यहां पर क्या करूं मैं? कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर कैप। अब देखो स्टूडेंट ये कट जाएगा आपके पास तो आर बचेगा, तो यह अपने पास क्या हो जाएगा? ρ/3ε0 आर और आर कैप। यानी हमारे पास जब अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमें सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 केस हो गए। 4 नंबर में 3 केस पूछे जाएंगे और लास्ट में ग्राफ पूछा जाएगा। तो अब हम तीसरे केस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट तीसरा जो हमारा केस है, हमें क्या लेना पड़ेगा? जब बिंदु सतह के अंदर स्थित हो। तो स्टूडेंट देखिए अब हम सतह के अंदर बिंदु स्थित करेंगे तो उसके लिए क्या करने वाले हैं।
स्टूडेंट्स अब देखिए बिंदु को कहां ले रहे हैं, गोले की सतह के अंदर। तो देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बना देंगे, है ना। देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिया कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला ले लिया। इस पर क्या करना है, क्यू आवेश को इसके आयतन में एक समान रूप से फैलाना है ना। ये हमने क्यू आवेश को इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला दिया। तो ये क्या बन गया, समरूप आवेशित अचालक गोला। अब हमें तीव्रता कहां पर निकालनी है, ऐसे बिंदु पर निकालनी है जो बिंदु इसकी सतह के कहां हो, अंदर। अंदर कहीं पर भी हो सकता है, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं। हम अपनी स्थिति से मान लीजिए मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, और ये जो P पॉइंट है ये क्या करता है, इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके O बिंदु से और यहां तक की जो दूरी है मैं क्या ले लेता हूं, स्मॉल r। क्या ले लेता हूं स्टूडेंट्स, स्मॉल r। आपको पता है जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं वहां पर हम गाउस की प्रमेय से ज्ञात करेंगे, तो उस पर बंद पृष्ठ यानी गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो अब की बार गाउसियन पृष्ठ कहां जाएगा, अंदर आएगा। देखो अंदर आएगा तो मैं इसको यहां ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से, ये हो गया छोटा, दिख रहा है ना आपको, ध्यान आ रहा होगा अभी। ठीक है, अब देखो पूरे पर क्यू आवेश है, तो क्या इस छोटे पर और कुछ आवेश होगा क्या, नहीं, यानी अलग लेना पड़ेगा। तो इस पर क्यू थोड़ा कम हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। इस पर जो आवेश है उसको मैं क्या मान लेता हूं, क्यू डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, क्यू डैश। और अब देखो स्टूडेंट्स आगे हमें ये हो सकता है कि किसकी जरूरत पड़े, क्यू डैश की आवश्यकता पड़े। तो मैं एक बार डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले किसका मान निकाल लेता हूं, क्यू डैश का मान निकाल लेता हूं। तो मैं यहां निकाल देता हूं क्यू डैश का मान। देखिए क्या लिखूंगा मैं, रो बराबर में, फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या, रो बराबर में क्यू अपॉन वी वाला। तो देखिए छोटे वाले में जो आवेश है वो कितना है, क्यू है कि क्यू डैश है, क्यू डैश है, क्यू डैश हो गया। और नीचे क्या आता है, आयतन। आयतन किसका लेंगे, बड़े गोले का या छोटे गोले का। चूंकि आवेश हमने छोटे गोले का लिया है तो छोटे वाले का ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्यू डैश का मान निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डैश बराबर में रो, और ये ऊपर चला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। हो गया। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो रो है, हमेशा हम 11वीं में हमने पढ़ा है, 12th वाले बच्चों ने, कि गुरुत्वाकर्षण वाला जो पॉइंट था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी होती है, उसके अंदर पता लगता है डेरिवेशन में, थोड़ा उससे रिलेट करता हुआ चीज है ये। तो हमें रो का मान भी चाहिए। तो रो का मान हम क्या करेंगे, देखो रो बराबर में क्यू अपॉन वी। यहां पर जो रो का मान है वो हम क्या लिखें, जैसे रो बराबर में क्यू बटा वी। अगर हमें किसका लेना चाहिए, बड़े वाले गोले का, तो बड़े वाला गोला क्या है, उसका क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। लिख देता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, क्यू डैश बराबर क्या लिखूंगा, क्यू बटा बोलो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये तो रो का मान आ गया। और यहां पर इसको क्या लिखूंगा मैं, फिर दोबारा से 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो क्यू डैश का मान स्टूडेंट्स क्या आएगा, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर क्यूब और नीचे कैपिटल आर क्यूब। तो देखो स्टूडेंट्स अगर आगे हमें कभी जरूरत पड़ेगी इस क्यू डैश की तो हम इसको सीधा यूज कर लेंगे ये। ठीक है, इसलिए मैंने निकाल दिया है। जबकि हमें करना क्या है इस डेरिवेशन में, बताओ हमें क्या करना है, हमें तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता किसके थ्रू निकालनी है, गाउस की प्रमेय के थ्रू निकालनी है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने जो छोटा गाउसियन पृष्ठ लिया है ना, गोलीय गाउसियन पृष्ठ, इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार। तो पहले फ्लक्स निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, देखिए इसका फ्लक्स निकालने के लिए हम इसको
छोटे वाले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। उनमें से एक टुकड़ा जो है अल्पांश जो है वो मैं पी पॉइंट पर मान लेता हूं। कहां पर मान लेता हूं? पी पर। और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है? बाहर की ओर। तो ये ई वेक्टर बाहर की ओर हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे? पहले अल्पांश का फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम उसका समाकलन कर देंगे, तो पूरे गोलीय गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। फिर दोबारा से फ्लक्स निकालेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले पॉइंट में किया है, जैसा कि हमने गोलीय कोस वाले टॉपिक में किया है ना। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, ध्यान देते जाइए। एक ही चीज चल रही है बार 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 बार, उसमें आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए ये। तो हम क्या कहेंगे? डीए वेक्टर का फ्लक्स। तो डीए वेक्टर का फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर में ई डीए कॉस थीटा। अब देखो ई और डीए दोनों किस में है? एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में दो चीजें होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना है? होता है क्या? 0 डिग्री रहता है। तो थीटा का मान कितना रखेंगे स्टूडेंट? 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई बराबर में ई डीए कॉस 0 डिग्री। स्टूडेंट कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। जब इसका मान 1 रखेंगे तो डी फाई बराबर में क्या हो जाएगा? ई डीए। करेक्ट। और यहां पर हम 1 लिखेंगे, हट गया। ये समीकरण 1 हो गई हमारे पास। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या अल्पांश का फ्लक्स चाहिए था क्या? नहीं, हमें तो इस पूरे गोलीय गाउसियन पृष्ठ का चाहिए था। अब की बार छोटे वाला अंदर वाला है, बड़े वाला तो गोला है। तो हम क्या करेंगे? पूरे का निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीए। अब देखो डीए किसके टुकड़े हैं? गाउसियन पृष्ठ के टुकड़े हैं, गोले के नहीं है, गाउसियन पृष्ठ के टुकड़े हैं। तो सारे टुकड़े मिला दें, सारे अल्पांश मिला दें तो क्या बनेगा? गाउसियन पृष्ठ बनेगा। और गाउसियन पृष्ठ कैसी आकृति का है? गोलाकार आकृति का है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? चूंकि इंटीग्रेशन डीए बराबर क्या लिखेंगे? 4 पाई। अब बताओ स्मॉल आर आएगा कि कैपिटल आर? स्टूडेंट स्मॉल आर आएगा, क्योंकि ये छोटे वाला गोला स्मॉल आर वाला है। तो हम क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा? फाई बराबर में ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण हो गई 2। देखो सेम वही फिर आ गया, बार बार कोई बदलाव नहीं आ रहा इसमें, सेम डेरिवेशन चल रही है। आप थोड़ा दिमाग लगा करके करेंगे, एक साथ सारे टॉपिकों को अनुप्रयोग जो है इनको एक साथ सोल्व करके देखेंगे एक साथ पेज पे, है ना। अब ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसका हमने एक बार फ्लक्स निकाल लिया। अब क्या करना चाहिए? हमें दोबारा से फ्लक्स निकालना चाहिए। किससे? गाउस की प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय से पुनः गाउस की प्रमेय से, भाई गाउस की प्रमेय से दोबारा से निकालेंगे तो क्या आएगा? फाई बराबर में सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्यू का मान क्या क्यू रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें गाउसियन पृष्ठ का लेना है। तो गाउसियन पृष्ठ का जो आवेश है वो क्या माना है हमने? क्यू डैश माना है। इसीलिए तो मैंने यहां पर क्यू डैश का मान निकाला था। तो क्या लिखूंगा मैं यहां? मैं लिखूंगा सिग्मा क्यू बराबर क्यू डैश। तो मैं क्या लिखूंगा? फाई बराबर में क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये समीकरण मेरे पास कितनी हो गई? 3। स्टूडेंट समीकरण 3 मुझे क्या बता रही है? इस गाउसियन पृष्ठ का फ्लक्स का मान। चाहे तो हम इसका मान यहीं पे रख लेते हैं, आगे चाहे तो आगे रख सकते हो, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हमने ये जो गाउसियन पृष्ठ था इसका फ्लक्स कितनी बार निकाल लिया? 2 बार। एक बार तो समीकरण 2 बार आता है बता रही है और एक बार समीकरण 3 बता रही है, तो दोनों की तुलना कर देनी चाहिए हमें। तो क्या लिखूंगा मैं? ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये क्यू डैश बटा एप्सिलॉन 0। तो ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर में स्टूडेंट क्यू डैश का मान ये रहा, मैं लिख देता हूं क्यू स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, और नीचे कितना है? एप्सिलॉन 0। अब जो कटता है वो काट देते हैं, जो रहता है उसे छोड़ देते हैं। ये देखिए ये कट गया, ठीक है, यहां आर ही बचेगा। अब स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दीजिए, यहां इसके नीचे कितना है? 1 लगा देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं? ई 4 पाई बराबर में क्यू आर बटा कैपिटल आर क्यूब गुणा
एक कहां चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन जीरो कहां रहेगा नीचे। ठीक है, अब देखो हमें किसका मान निकालना है, तीव्रता का, और तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो हमें इस 4 पाई को भी कहां ले जाना चाहिए, इधर ले जाना चाहिए। तो स्टूडेंट जब इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा इसे, ध्यान देते रहना, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहां पर क्या लिखा है, क्यू आर बटा आर क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें मान लीजिए क्यू का मान और रखना हो, किसका मान, क्यू का मान। आप कहोगे सर क्यू का मान रखा था, नहीं, हमने क्यू डैश का मान रखा था। तो देखो क्यू का मान रखना होगा तब हम क्या करेंगे, चूंकि रो बराबर में क्यू बटा वी है ना। अब हम बड़े वाले गोले का करेंगे, तो ये जो आयतन यहां पर वी लेंगे वो किसका लेंगे, ये जो गोला है, जो वस्तु थी हमारी, उसको लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जब हम इसे लेंगे, रो बराबर में हमें किसका मान चाहिए, क्यू का। तो क्यू का मान क्या होगा, क्यू बराबर में रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा, देखो ई बराबर में ये जो मान है ना, ये कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यू का मान बताओ, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, फिर क्या आएगा स्मॉल आर, और नीचे क्या आना चाहिए, आर क्यूब। अब जो कटता है ना स्टूडेंट्स वो काट दीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास बताओ, ई बराबर में, कई बार देखो कुछ एवरेज बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काटने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना और फिर देख लेना, आराम से समझ आ जाएगी बात। क्या करेंगे, रो अपॉन 3, ये रहा ना 3, और एप्सिलॉन जीरो, नीचे तो कुछ और बचा ही नहीं है, तो यहां पर क्या है आर। ठीक है, और सदिश राशि बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आर कैप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, अंदर। देखो ध्यान देना स्टूडेंट्स, सतह के बाहर जब हमारे पास आया था तो तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती थी, यानी सतह के बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी, लेकिन यहां पर तीव्रता जो हमारी है वो दूरी के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने क्या किया, सतह के बाहर, सतह पर और सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। और एक केस और मान लीजिए, कोई कह दे कि केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर निकालिए, तो केंद्र पर निकालेंगे, केंद्र कब होगा, जब ये स्मॉल आर जो दूरी है वो 0 हो जाएगी, तब ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा। और हम जब स्मॉल आर का मान 0 रखेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां 0 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा। यानी आपको एक सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि अचालक गोले के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी आती है, 0। तो हमने 4 जगह निकाल ली, सतह के बाहर, सतह पर, सतह के अंदर और केंद्र पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको वो चीज ध्यान रहे। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए, जब ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग में ज्यादातर गाउसियन पृष्ठ, गाउस की प्रमेय, ऐसी छोटा प्रश्न पूछा जाता है, फिर ये डेरिवेशन पूछी जाती है, और उसके लास्ट में आपको कहा जाएगा ज्यादातर अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाइए या वक्र खींचिए। तो देखिए हमें 4 हिस्से लिए हैं मैंने, सतह के बाहर, सतह पर, सतह के अंदर और केंद्र पर। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं,
हमने यहाँ पर ई वेक्टर लिया और यहाँ पर दूरी ले ली, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि तीव्रता जो है दूरी पर निर्भर कर रही है, तो यह जो निर्भर करती है वो ऊपर, जो निर्भर नहीं करती वो नीचे। अब देखिए सबसे ज्यादा कहां पर लेंगे, सतह पर। सतह पर क्या होता है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, सतह के बाहर की बात करें, सतह की बाहर क्या होता है, स्मॉल आर बड़ा होता है। देखो ये मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये सतह के बाहर के फॉर्मूले हैं दोनों, ये सतह के फॉर्मूले हैं, ये सतह के अंदर का है और ये केंद्र पर है। तो हमें क्या करना है, सतह के बाहर वाला। तो सतह के बाहर वाला देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखेंगे तो यहां से पता लगता है कि तीव्रता और दूरी दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं क्या करूंगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे क्या लिखूंगा, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां क्या लिखूंगा, ये अंदर मतलब बाहर का है, सतह के बाहर, और ये क्या है, सतह पर। अब देखो स्टूडेंट, सतह के अंदर वाला देखते हैं। सतह के अंदर स्मॉल आर छोटा होता है और कैपिटल आर बड़ा होता है। और सतह के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखेंगे तो दूरी के तीव्रता क्या है, समानुपाती, और समानुपाती के लिए कैसा रहता है, सीधा रहता है, ऐसे सीधा। आप सीधा बनाएंगे एकदम स्केल की हेल्प से, है ना, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे स्लोप बना दें। तो ये हमारे पास इसका वक्र बन गया, और केंद्र पर तो आर 0, तो ई भी 0 ही आना है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात की है। इसमें 4 बिंदु आए थे, ग्राफ बनाए थे, सिंपल सी कहानी हमने ली थी। टॉपिक के अकॉर्डिंग वस्तु लो, उसे एक समान रूप से आवेशित करो, फिर आप वो बिंदु ले लो जिस पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, फिर आप गाउसियन पृष्ठ बना लो, वो डिफरेंट आकृति का हो सकता है। फिर उसके बाद में आप क्या करें, उसका 2 बार फ्लक्स का मान निकाल लो और उस फ्लक्स को क्या कर दो, तुलना कर दो, तीव्रता आ जाएगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से समझ में हो गई। लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है और इसमें भी मैंने बताया, आप देखेंगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, बोर्ड में ज्यादातर 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 30वां जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर जो 30 आता है, वो यहीं से आता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा और कीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए। बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि तभी आपको नया जो वीडियो आएगा उसका लिंक आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में अगले अनुप्रयोग के साथ, जो कि आपको इसी तरह से मैं समझाने वाला हूं। तब तक आप इसको करेंगे तैयार। धन्यवाद।